हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत ढांचा। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बहुत ही ज़्यादा विषय रहता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें बहुत सारे केसेस लिखने होते हैं और उन्हीं केसेस को आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं हम ईयर वाइज उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केसेस पर आने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि आधारभूत ढांचा आखिर है क्या। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कह दिया था कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है, बस सिर्फ इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, वो बिल्कुल भी उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो देखिए, आधारभूत ढांचा क्या है। तो संविधान में जितने भी निहित प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों में निहित है। यानी कि जिससे इसका जो डेमोक्रेटिक आदर्श है, जो इसका डेमोक्रेटिक स्वरूप है, अगर वो बना रहता है तो उसको हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में किन किन को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया है, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगी। वीडियो के लास्ट में आपको मैं वो सभी पॉइंट्स बताऊंगी कि किन किन चीज़ों को, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कोर्ट ने, जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें थी उनको शामिल किया है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उन प्रावधानों को जिनमें लोकतांत्रिक आदर्शों में जो इसके निहित होते हैं, उसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन करके भी नहीं हटाया जा सकता, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने एक केस में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। अब देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई है भारतीय संविधान में जो हमारा अनुच्छेद 368 है, जो 368 है, उसमें कहा गया है कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है ना। लेकिन देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि संसद बदलाव कर सकती है या नहीं कर सकती। इस चीज़ पर एक बहुत बड़ी बहस हुई और ये जो विषय था, ये संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया कि क्या संसद संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इन सब चीज़ों को हमें केसेस के माध्यम से देखना होगा। हम इन सबको केसेस के तहत समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर सभी केसेस को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। ईयर वाइज केस हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो केस आता है कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं, वो आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस। 1951 का केस है, 1951 का केस। इस मामले में जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, जो पहला संशोधन किया गया था, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की जो अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति जो दी गई है, वो मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को भी शामिल करती है। यानी कि अगर संसद संविधान में कोई संशोधन करती है 368 के तहत, तो फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसी तरह से अब देखिए हुआ क्या कि संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, उसमें जो लॉ की डेफिनेशन दी गई है, विधि की परिभाषा दी गई है, उसमें सामान्य विधियां आती हैं, सिंपल लॉज आते हैं, आपके कॉमन लॉज आते हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं आता, ये इन्होंने कहा इस केस में। इसलिए संसद संविधान में संशोधन करके अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है, उनको छोटा कर सकती है और किसी भी मूल अधिकार को वापस भी ले सकती है। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, साथ ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उनको भी कम किया जा सकता है, उनमें भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट केस। केस का नाम है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के मामले में देखिए जो जजमेंट दिया था कि ये कहा था कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, उसी निर्णय को फॉलो करते हुए, उसी जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि जो आर्टिकल 368 है, जो अनुच्छेद 368 है,
उसके तहत संविधान में संशोधन करने के लिए जो भी लॉ बनाया जाता है वो अनुच्छेद 13 में दी गई विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। यानी कि मूल अधिकारों को बदला जा सकता है, उन्हें संक्षिप्त किया जा सकता है। यही सेम बात जो कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के केस में कही थी, वही सेम बात इस केस में कही गई। लेकिन अब इसके बाद मामला आता है आईसी गोलखनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का केस। 1968 का केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसने ऊपर जो 2 जजमेंट दिए थे कोर्ट ने, उन दोनों ही केसेस में जो भी जजमेंट आए उनको बदल के रख दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में दी गई जो लॉ की डेफिनेशन को स्वीकार नहीं किया, जो विधि की परिभाषा दी थी उसको स्वीकार नहीं किया। इस मामले में क्या होता है कि जो 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 1964 में, उसकी संवैधानिकता को सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि उसको चुनौती दी गई थी, उसको चैलेंज किया गया था। न्यायालय ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए किसने जस्टिस दिया, मतलब कौन से वो जज थे, वो थे मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव जी। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 13 है उसमें विधि शब्द के अंदर हर तरह की विधि आती है। ऐसा नहीं है कि सामान्य विधियां आती हैं, बल्कि हर तरह की विधियां आती हैं, चाहे वो विधानमंडल की साधारण विधायी शक्ति से बनाई गई हो या अनुच्छेद 368 में संशोधन करके बनाई गई हो। हर तरह की विधि जो है वो इसके अंदर आती है। तो इस तरह से जो जस्टिस सुब्बा राव थे उन्होंने इस चीज़ को तो क्लियर कर दिया कि जो आर्टिकल 13 में जो विधि की परिभाषा दी गई है वो उसमें हर तरह की विधि आएगी, चाहे वो साधारण विधायी शक्ति के तहत विधानमंडल ने बनाई हो या 368 में संविधान में संशोधन करके बनाई गई हो। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और जो अक्सर बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्री की तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस केस में जो जस्टिस सुब्बा राव थे उन्होंने भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत को मतलब प्रतिपादित किया। ये वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन्होंने इसमें लागू किया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार प्री जब भी हम मान लीजिए अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कई बार उसमें प्री में मैंने देखा भी है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो केस था इसी गोलखनाथ का, इसमें जस्टिस सुब्बा राव जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, भूतलक्षी, भविष्यलक्षी या दोनों सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत। तो उन्होंने भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत दिया था, जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब है कि इस निर्णय का जो प्रभाव है, जो आईसी गोलखनाथ के जजमेंट के बाद जो निर्णय आया है वो केवल भविष्यलक्षी होगा। यानी जितने संशोधन हो चुके हैं वो तो विधि मान्य रहेंगे, अब उनसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आगे अगर इस निर्णय की डेट के बाद, इसकी तिथि के बाद अगर संसद को भाग 3 के उपबंधों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा जिससे मूल अधिकारों को आघात पहुंचता हो, तो इसे कहा गया है भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत। यानी कि जितने भी अमेंडमेंट हो चुके हैं वो हो चुके हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे भाग 3 में जो दिए गए मूल अधिकार हैं वो कम हो जाएं या उनको नुकसान पहुंचे। उन्होंने देखिए और भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि अगर संविधान में किया गया कोई भी संशोधन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। विधि तो विधि है, लॉ तो लॉ है, चाहे वो साधारण विधि हो या संविधान के संशोधन की विधि हो। तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कोई भी अमेंडमेंट अगर संसद करती है तो वो मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, ना उनको छीन सकती है और ना ही उनको कम कर सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उन्होंने कहा है कि लॉ तो लॉ है, चाहे वो साधारण विधि से बनाया गया हो चाहे संशोधन करके बनाया गया हो। तो इस चीज़ को इन्होंने क्लियर कर दिया। इसके बाद सबसे लैंडमार्क और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आता है केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य का केस। 1973 का केस है और इसे ही हम बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही वो केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस केस में गोलखनाथ के मामले में जो दिए गए जजमेंट था, जो भी जजमेंट दिया था उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए ही जब संसद ने 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया तो इस संशोधन से जो अनुच्छेद 13 था, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 13 में थोड़ा सा संशोधन किया गया। क्या हुआ कि 24वां संशोधन करके, 24वां संवैधानिक संशोधन करके जो आर्टिकल 13 था उसमें भी बदलाव किया गया और उसमें संसद द्वारा जो अनुच्छेद 368 के तहत अगर संसद संविधान में कोई संशोधन करती है तो विधि की परिभाषा में इन्होंने ये कह दिया कि कोई भी जो विधि है
वो अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त शब्द जो प्रयुक्त विधि है उसमें शामिल नहीं है। तो एक तरीके से वो चीज़ जो आईसी गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उसको इन्होंने केशवानंद भारती के केस में बिल्कुल उलट दिया, उसको बदल दिया, क्योंकि 24वें संवैधानिक संशोधन से जो आर्टिकल 13 था उसमें थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया था। इस मामले में क्या हुआ कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को विधि मान्य ठहराया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 में जो भी बदलाव किए गए हैं 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से वो बिल्कुल ठीक है, और गोलकनाथ के मामले में दिए गए अपने जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उलट दिया। तो एक तरीके से पहले शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह का केस आया तो उन दोनों को उल्टा गया आईसी गोलकनाथ के मामले में, और जो जजमेंट आईसी गोलकनाथ के मामले में आया था उसको उलट दिया कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं ये केस हैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी से 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की जो 1976 में हुआ। इसने क्या किया कि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन वाला जो आर्टिकल था 368 उसमें दो नए खंड जोड़ दिए थे, खंड 4 और खंड 5। ये भी बात हमें पता होनी चाहिए कि ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही था जिसने इसमें दो खंड जोड़े। अब देखिए ये दोनों खंड क्या कहते हैं। खंड 4 कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा उसको किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो इस अनुच्छेद में दी गई जो विधायिक प्रक्रिया है, मतलब जो भी अनुच्छेद में जो भी संशोधन अगर किया जाता है तो उसको केवल हम इस आधार पर ही कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि वो जो अमेंडमेंट किया गया है वो प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। और इसी तरह से खंड 5 ये कहता है कि संविधान के उपबंधों में संशोधन करना, उसमें कुछ जोड़ना, कुछ भी परिवर्तन, कोई निरसन, किसी चीज़ को हटाना, रिपील करना, इसके लिए संसद की शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि खंड 4 और 5 किस तरह से संसद को कैसे बिल्कुल एक तरीके से असीमित, एक अनलिमिटेड शक्ति जो है दोनों ही खंड संसद को दे रहे थे संविधान में संशोधन करने के लिए। पहले में तो ये कह दिया खंड 4 में कि उसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, केवल इस आधार पर कि विधि प्रक्रिया के अनुसार उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़, अगर संसद संविधान में कोई संशोधन करती है, उसमें कुछ जोड़ती है, घटाती है, कुछ रिपील करती है, हटाती है, तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई परिसीमा नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें किससे की गई थी? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। लेकिन इसके बाद अब देखिए ये जो संशोधन था इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही पारित किया गया था। इस तरह से जो अनुच्छेद 368 का खंड 4 है वो संवैधानिक संशोधनों के न्यायिक पुनर्विलोकन को मना करता है। अगर हम खंड 4 को देखें तो ये जुडिशियल रिव्यू से रोक रहा है। यही कहा गया है ना कि उसको जोड़ती हो या कम करती हो। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी कोर्ट में संसद ने जो भी अमेंडमेंट किए हैं उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते थे, तो ये चीज़ यहाँ पर खंड 4 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जोड़ दी गई थी। अब हम इन्हीं केसेस की सीरीज में एक और केस देख लेते हैं, वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। 1980 का केस है और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के लिहाज से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है। उन्हीं केसेस की सीरीज में ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको बताऊंगी। देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है और जो अनुच्छेद 368 है जो संशोधन की बात करता है उसमें 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो दोनों खंड जोड़े गए थे, खंड 4 और खंड 5, उनको संसद की संशोधन की शक्ति को वे बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड बना रहे थे, असीमित बना रहे थे, उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कोर्ट ने इस केस में ये कह दिया कि जो भी दोनों खंड 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़े थे अनुच्छेद 368 में, उनको वे बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वे संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। यानी कि आधारभूत ढांचा की बात एक तो केशवानंद भारती के केस में तो कही गई है, उसे तो आधारभूत केस कहते ही हैं, आधारभूत ढांचे का केस, बेसिक स्ट्रक्चर का केस। लेकिन उसके बाद जो उस चीज़ को, बेसिक स्ट्रक्चर को जो सबसे सही पहचान मिली है वो मिनर्वा मिल्स के केस में आता है, क्योंकि इस केस में खंड 4 और 5 दोनों ही निरस्त कर दिए गए थे जो 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़े थे। आज के टाइम पे अगर हम देखिए वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति तो ये है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में, है ना, संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में भी देखिए संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उससे संविधान के मूल ढांचा बस प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर माना है
जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने जजमेंट में टाइम टू टाइम जो भी जजमेंट्स आए हैं उनमें कौन कौन को मतलब कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले आता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, है ना। विधि का शासन जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा जो हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, समानता का अधिकार, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो पावर ऑफ सेपरेशन है वो भी हमारा आधारभूत ढांचे में आता है। संविधान की सर्वोच्चता, इसके बाद संघवाद, फेडरलिज्म, है ना, पर जो हमारी पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म, उसको भी इन्होंने आधारभूत ढांचा माना है। देश का प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक ढांचा, जो हमारे देश में जो सॉवरेनिटी की बात है, डेमोक्रेटिक की बात है, तो वो सब भी हमारा आधारभूत ढांचे में आता है। और इसके बाद आती है संसदीय प्रणाली की सरकार, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट्स के जो आर्टिकल 32 हैं जिसमें वो रिटें जारी कर सकता है, 136 है जिसमें एसएलपी विशेष इजाज़त से अपील की जा सकती है, 141, 142 के अधीन जो भी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट्स को वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में माना गया है। इसके अलावा जो संसद है उनकी संविधान की संशोधन की सीमित शक्ति जो दी गई है वो, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, इसको भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता जो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो संतुलन है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनके बीच में को रिलेशन है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और एक आता है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एकदम हमारे जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। तो इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है कोर्ट ने माना है। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को आपके साथ इसलिए डिस्कस किया है ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि आधारभूत ढांचा का मतलब यही होता है कि जो हमारे संविधान का जो लोकतांत्रिक आदर्श है जिस चीज़ में भी निहित होगा, आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट हैं ये सब हमारे डेमोक्रेटिक आदर्श के प्रतीक माने गए हैं, ये सब उसका पार्ट हैं और इनसे हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत अच्छा चलता है। तो इसलिए इन सबको हमने बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो माना है। कोर्ट ने जो भी टाइम टू टाइम जजमेंट दिए हैं, और आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको जितनी भी मैंने जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।